तट के बहुत ऊपर आसमान सज गया है सितारों से। रात के आसमान में उदय होता है चंद्रमा का। नीचे समुद्र में शुरू होता है जीवन। निंगलू तट, जहां लाल मिट्टी नीले समुद्र से मिलती है और रेगिस्तान जगह बनाता है चट्टानों के लिए। ये ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज के केप रेंज प्रायद्वीप के चारों ओर फैला हुआ और इसके किनारे के करीब बढ़ता हुआ धरती पर सबसे बड़े तटीय चट्टानों में से एक है। विश्व की धरोहरों में से एक निंगलू को अब तक खोजी गई सबसे बेहतरीन कुदरती जगहों में से एक माना जाता है। कोरल रीफ यानी मूंगे की चट्टानों में धरती के सभी वर्षावनों से भी ज्यादा संख्या में और अधिक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये हमारे महासागरों और हमारी धरती की सेहत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनमें से 1/4 खत्म हो चुके हैं। उन्हें जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचाना दुनिया भर के समुद्री वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। एना क्रेसवेल पहली बार 10 साल की उम्र में अपने पिता के साथ निंगलू आई थी। वहां हमने मूंगे की चट्टानों को जानना शुरू किया। अब मुझे एहसास होता है कि वह अनुभव कितना महत्वपूर्ण था। एना अब एक समुद्री जैव वैज्ञानिक मैं जांच कर रही हूँ कि जलवायु में अचानक होने वाली गड़बड़ियों जैसे हीट वेव्स यानी लू चलने से इन चट्टानों पर क्या असर पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की कोरल रीफ्स एक बड़े संकट का सामना कर रही हैं। मैं उन्हें बचाने में मदद करना चाहती हूँ। पायलट एड पंचार्ड के साथ 2 यात्रियों वाली पनडुब्बी ओडिसी की यात्रा शुरू हुई। धन्यवाद चालक, अब हमारे पास विजुअल है। रॉजर दैट ओडिसी, अपने गोताखोर के साथ आगे बढ़ो। ओवर। एना जवाबों की तलाश में निंगलू रीफ की भूल भुलैया के अंदर गहराई में जाने वाली है। पहली बार मूंगों द्वारा चट्टान के पुनः निर्माण के लिए इस्तेमाल की गई शक्तिशाली बायोलॉजिकल मैकेनिज्म को देखने की उम्मीद है मुझे। अगर हम इसकी कार्यविधि पूरी तरह समझ जाएं, तो इसका इस्तेमाल करके जलवायु परिवर्तन के असर से उबरने में कोरल रीफ्स की मदद कर सकते हैं। साल में एक बार चंद्रमा की गति के अनुसार पूरी चट्टान में एक अनोखी प्रजनन प्रक्रिया शुरू होती है। सिंक्रोनाइज्ड मास कोरल स्पॉनिंग यानी सामूहिक प्रजनन, जो कुदरत की सबसे शानदार और रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। ऐसा सिर्फ रात में होता है, लेकिन किस घंटे किस रात ऐसा होगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। एना को उम्मीद है कि ऐसा आज रात भी होगा। उसे सूरज डूबने तक अपनी जगह पर पहुंचना है। उसके पास सिर्फ 3 घंटे। 20 मीटर नीचे ओडिसी रीफ की ऊंची बाहरी दीवार के पास पहुंच रही है। आगे दूसरी तरफ जाने का एक संभावित रास्ता है। पानी ऐसा है कि मैं मुश्किल से नेविगेट कर रहा हूँ। अगर मैं अचानक सतह पर आ जाऊं तो मुझसे दूर रहना। ओवर।
ज्यादा उथल पुथल होती है। क्या आपने इस उछाल को महसूस किया? हाँ, बिल्कुल महसूस कर सकता हूँ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा नेविगेशन था ये। दूसरी तरफ से निकलते हुए ओडिसी एक विशाल लगून के शांत माहौल में पहुंच जाती है। रीफ और तटीय क्षेत्र के बीच माइक्रोस्कोपिक प्लैंटन से भरा यह लगून इस मैंटा रे जैसे फिल्टर फीडर्स यानी छान कर खाने वाले को आकर्षित करता है, जो दुनिया में रे मछली की सबसे बड़ी प्रजाति है। मैंटा रे मछली उथले पानी में तैरती है, पानी को अंदर लेती है, उसे अपने गलफड़ों से बाहर निकालती है और प्लैंटन को फंसा लेती है। जिज्ञासु, चंचल और हानि रहित समुद्र की यह डोर निंगलू के पानी में सुरक्षित है। यहाँ इनकी संख्या 700 से ज्यादा है। ओडिसी रीफ के अंदरूनी किनारे के साथ साथ चलती है, जो मूंगे की उभारों और दरारों का एक जटिल नेटवर्क है। ओके, शायद पहुंच गई। अंदरूनी रीफ में बड़े और अलग अलग तरह के कोरल हैं। हमें उस एरिया में जाना होगा जहां मूंगे का प्रजनन सबसे ज्यादा होगा। ओडिसी अंदरूनी रीफ में प्रवेश करती है। सामने आया अजीबोगरीब आकार, रंग और बनावट वाला मूंगे का एक अलौकिक संसार। लगता है किसी दूसरे ग्रह पर है। मूंगे की संरचना भिन्न ग्रहियों यानी एलियन जैसी होती है। वे पौधों जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में एक साथ रहने वाले बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। वे चट्टान जैसा ढांचा बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं और अपने शरीर को माइक्रोस्कोपिक शैवाल के साथ साझा करते हैं, जो उनके अंदर रहते हैं और उन्हें पोषण देते हैं। मूंगे की चट्टानें धरती पर सबसे बड़ी जीवित संरचनाएं हैं। कोरल की नई कॉलोनियां अपने पूर्वजों के अवशेषों के ऊपर अपना आधार बनाती हैं। हजारों सालों में समुद्री जीवन से भरे जटिल आवास विकसित होते हैं। यहां निंगलू में 250 से ज्यादा तरह के कोरल 500 से ज्यादा तरह की मछलियों के लिए घर बनाते हैं। कोरल का आकार आपको मछली के आकार से संबंधित लग सकता है, इसलिए कुछ छोटे कोरल में छोटी मछलियां होंगी जो लगभग अपनी पूरी जिंदगी कोरल की टहनियों के अंदर ही बिताएंगी। जबकि जिस बड़ी संरचना पर हम अभी हैं, वह चट्टान की तरफ बहुत बड़ी मछलियों को आमंत्रित कर रही है और वे इसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए और भोजन की तलाश में कर रही हैं। किसी बड़े शहर की तरह जीवन दूर दूर से एक रीफ की ओर खींचा चला आता है। ये छोटा हरा समुद्री कछुआ अपनी जिंदगी के चंद शुरुआती साल समुद्र की सतह पर बहते हुए लहरों के भरोसे और शिकारियों के खतरों के बीच जिंदा रहा है।
अब ये किनारे के करीब है ताकि ये बड़ा हो और वयस्क होने की तैयारी कर सके। एक मादा को यौन परिपक्वता तक पहुंचने और नई जिंदगी शुरू करने में 25 से 50 वर्ष लगेंगे। यहाँ रीफ पर सब एक भूमिका निभा रही हैं, इसलिए यह सब कुछ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र में एक साथ फिट बैठता है, जैसे खुरदुरी पीठ वाला स्टिंगरे। खाना ढूंढते समय वे मिट्टी को भी हिलाते हैं, जिससे पानी में पोषक पदार्थ मिल जाते हैं। साइज देखो। या फिर ये ग्रे रीफ शार्क जो पानी की धारा में रहती है और अपने दांत साफ करने के लिए अपना मुंह खोलती है, जिन्हें रैस मछली साफ करती है और बदले में उसे मिलता है उसका खाना। दुनिया के सबसे बड़े जानवरों से लेकर सबसे छोटी मछलियों तक निंगलू में सब कुछ जिंदगी के एक सूत्र में बंधा हुआ है जो रीफ के इर्द गिर्द बुना गया है। ओडिसी बेहद पुरानी एक्रोपोरा कोरल की एक घाटी में प्रवेश करती है। इसे आमतौर पर स्टैग हॉर्न कहते हैं और यह मेरा पसंदीदा है। यह बहुत सुंदर है और दूसरे जीवों के इस्तेमाल के लिए बहुत सारी जटिल संरचनाएं बनाता है। जैसे जैसे ओडिसी आगे बढ़ती है, घाटी का विशाल स्वरूप दिखता है, लेकिन कुछ और भी दिखाई देता है। यहाँ सब मर चुका है। कई मीलों तक ऐसा ही लगता है। हाँ, बहुत बड़ा इलाका जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो यह इलाका इस बात का उदाहरण है कि कोरल रीफ पर क्या गलत हो सकता है। यहाँ पहले बहुत स्वस्थ चट्टानें हुआ करती थी। ऐसा कोरल ब्लीचिंग के कारण हुआ है। हीट वेव के कारण कोरल से शैवाल अलग हो गया जो उसे जरूरी पोषक तत्व देते हैं, और जब ऐसा होगा तो ज्यादातर कोरल धीरे धीरे मर जाएंगे। यह जिस भी जीवन को सहारा देता है वह भी या तो चला जाएगा या मर जाएगा। जैतूनी रंग वाला बेहद जहरीला समुद्री सांप शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। रीफ को इस हालत में देखकर मुझे बहुत दुख और फिक्र हो रही है। सचमुच मूंगे के कब्रिस्तान जैसा लगता है ये। सांप भोजन के लिए अपनी बेकार की तलाश जारी रखता है। जब कोरल मर जाते हैं तो सब कुछ गायब हो जाता है। बिना किसी कोरल के हमारी दुनिया कैसी होगी? हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे ताकि हमें कभी ऐसे हालात ना देखने पड़े। रात होने पर एना और एड बड़े पैमाने पर मूंगे के प्रजनन का इंतजार करने के लिए एक जगह चुनते हैं। करोड़ों सालों से इस प्रणाली ने कोरल को फिर से बनने का एक शक्तिशाली तरीका दिया है। अगर हम इसका उपयोग कर सके तो शायद इसका इस्तेमाल दुनिया की कोरल रीफ को बचाने के लिए कर सकते हैं। हम
हमें ये पता लगाना है कि रीफ में लाखों कोरल एक साथ कैसे समायोजन कर पाते हैं और इसका प्रारंभ कैसे होता है। ये एक बड़ा रहस्य है। और इस तरह शुरू होती है धरती पर होने वाली सबसे विशाल प्रजनन प्रक्रियाओं में से एक के प्रारंभ की प्रतीक्षा। सूरज के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के कारण रीफ में दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं। जब साल के तीसरे चंद्र चक्र का पूरा चांद घटने लगता है तो चंद्रमा और धरती के समकोण पर होने के दौरान समुद्र के स्तर में सबसे कम उतार चढ़ाव होता है। परिस्थितियां सही हैं। हर साल मार्च में पूर्णिमा के 7 से 10 दिन बाद निंगलो रीफ में हलचल होती है, जब करोड़ों कोरल पॉलिप्स एक ही समय पर पानी में शुक्राणु और अंडे के गुच्छे छोड़ते हैं। ये प्रजनन प्रक्रिया की शुरुआत है और आरंभ है नए मूंगों का। मछली देखियो अनंत। इनका गिन के बता दो। लेकिन इस नवजीवन को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भूखे शिकारियों की भीड़ जमा होने लगती है। आज रात बचे रहने के संघर्ष की रात है। एक साथ बड़ी संख्या में अंडे देने से कम कोरल के कुछ वंशज सतह तक पहुंच जाएंगे। क्या आप कुछ देख सकते हैं? अभी तक तो नहीं। शिकारियों का जोश चरम पर है। प्रत्येक अलहदा कोरल जीव या पॉलिप ने अंडे या शुक्राणु वाले अपने प्रजनन डिंबों को मुक्त होने के बिल्कुल किनारे तक ला दिया है। ये ओडिसी है। इसे यहाँ से देखना काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कुछ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शुरू हो रहा है। हम यहाँ प्रकृति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक को देख रहे हैं। अगर शुक्राणु और अंडा सतह तक पहुंच जाते हैं तो वे क्रॉस फर्टिलाइज होंगे और हवाओं और लहरों से दूर दूर तक फैल जाएंगे। आखिरकार वे रीफ के एक अलग हिस्से पर नीचे चले जाएंगे। उम्मीद है कि इसमें ब्लीचिंग से खराब हुए हिस्से भी शामिल होंगे और फिर वे नया कोरल उगाना शुरू कर देंगे। इसके अध्ययन से हम यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि भविष्य में कोरल रीफ की मदद कैसे की जाए। लाखों शिकारी, अरबों अंडे, नंबरों का खेल रात भर चलता रहता है। इस साल के नन्हे वंशजों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितनी प्रजनन सामग्री जीवित रहती है और सतह तक पहुंचती है। भोर का वक्त, अंडे देने का काम खत्म हो गया है। टॉप साइड, ये ओडिसी है। अब हम सतह पर आएंगे। ओवर। रॉजर दैट ओडिसी। चलो ऊपर। टॉप साइड, क्या हम रीफ
तरह दूर है। ओवर। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित दूरी पर है ये। सतह पर तैरते हुए अंडों के गुच्छे। कोरल की ज्यादातर प्रजनन सामग्री बच गई है। अब शुक्राणु और अंडे मिलकर निषेचित लार्वा बनाते हैं। जल्द ही लार्वा हवा और लहरों के साथ बह जाएंगे और आखिर में रीफ के दूसरे हिस्सों पर डूब जाएंगे। सामूहिक प्रजनन प्रक्रिया के कारण ही ये इतने ताकतवर बने हैं। सामूहिक मूंगा प्रजनन सिर्फ रीफ का नवनिर्माण ही नहीं करता। इस बड़ी घटना के बाद पानी में बहुत सारा जैविक पदार्थ बच जाता है। इससे अति सूक्ष्म पौधों यानी फाइटोप्लैंक्टन का विकास बहुत तेजी से होता है। निंगलों में खाद्य श्रृंखला शुरू हो जाती है। ये संकेत है समुद्र की सबसे बड़ी मछली के आने का। निंगलो अपने वेल शार्क के लिए मशहूर है। हर साल अंडे देने के बाद वे यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आती हैं, जितनी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। भगवान, अद्भुत नजारा है, वो देखो। अरे वाह! अरे ये बहुत करीब है। वे कठोर कवच वाले क्रिल नामक जीव को खाने आते हैं। ये कितना सुंदर है ना? बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जरा उस ओर देखो। लगता है ये खाना भी खा रही है। आप देख सकते हैं कि इसका मुंह खुला हुआ है। एक वेल शार्क का मुंह 1.5 मीटर तक चौड़ा हो सकता है और वो एक दिन में 20 किलोग्राम से ज्यादा क्रिल खा सकती है। हमारे नीचे देखो। क्या हम इसका पीछा करें? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी अपने पिता के साथ यही किया था जब मैं पहली बार निगालू आई थी। हम एक व्हेल शार्क के साथ तैरे थे। ये कुदरत से जुड़ने का एक बहुत ही जबरदस्त एहसास था। ये जुड़ाव मुझे प्रकृति की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। जिंदगी के सबसे छोटे रूपों में से एक कोरल पॉलिप और सबसे बड़े रूपों में से एक वेल शार्क अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे निंगलों पर जुड़े हुए हैं जीवन के न जाने कितने रूप। ये नीचे जा रही है। वो सीधे नीचे जा रही है। हाँ, मुझे लगता है कि वह अचानक समंदर में गायब हो